दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक शतरंज पर इस सप्ताह एक और महत्वपूर्ण चाल चली गई जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी इस्लामाबाद पहुंचे। ये यात्रा, जो भारत और अफगानिस्तान में उनकी बैठकों के तुरंत बाद हुई, केवल एक औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं थी। दरअसल यह बीजिंग और इस्लामाबाद के गहरे रणनीतिक गठजोड़ की एक मजबूत और स्पष्ट पुष्टि थी। यात्रा का समय और क्रम बेहद सोच समझकर तय किया गया था, जिससे पूरे क्षेत्र, खासकर नई दिल्ली की ओर स्पष्ट संकेत भेजे गए। भारत के पर्यवेक्षकों के लिए वांग यी की उच्च स्तरीय बैठकों ने सिर्फ उनके राजनयिक समकक्ष ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के प्रभावशाली सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से भी खतरे की घंटी बजा दी है, जो उनके क्षेत्रीय रणनीति की समन्वित प्रकृति को उजागर करता है। वांग यी की जनरल मुनीर से मुलाकात का मुख्य उद्देश्य अक्सर अस्थिर नागरिक प्रशासन को दरकिनार कर पाकिस्तान की असली ताकत के केंद्र से सीधा संवाद करना था। ये एक खुला रहस्य है कि पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था ही देश की विदेश और सुरक्षा नीति तय करती है, खासकर भारत और अफगानिस्तान के मामले में। सेना प्रमुख के साथ गहन चर्चा करके चीन ने इस शक्ति समीकरण को समझने और उन संस्थानों के साथ काम करने की अपनी प्राथमिकता को दर्शाया जो रणनीतिक समझौतों की निरंतरता और क्रियान्वयन की गारंटी देते हैं। चर्चाओं का फोकस क्षेत्रीय सुरक्षा पर था, खासकर भारत के बढ़ते प्रभाव और अफगानिस्तान की अस्थिर स्थिति पर, जो सीधे चीन की CPEC परियोजना को प्रभावित करती है। सेना के साथ यह सीधा संवाद इस धारणा को और मजबूत करता है कि चीन पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मुख्य रूप से सुरक्षा और सैन्य दृष्टिकोण से देखता है, जबकि CPEC जैसी आर्थिक परियोजनाएं साझेदारी का सार्वजनिक चेहरा हैं। इसकी नींव भारत के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया को संतुलित करने के साझा रणनीतिक लक्ष्य में है। वांग यी की यात्रा एक रणनीतिक कदम थी, जिससे पाकिस्तानी सेना को भरोसा दिलाया गया कि नई दिल्ली के साथ किसी भी कूटनीतिक संवाद के बावजूद बीजिंग की वफादारी अपने हर मौसम के दोस्त के साथ अडिग और पूर्ण है। ये एक सोची समझी कोशिश थी कि बदलते क्षेत्रीय संतुलन, जिसमें भारत और उसके पश्चिमी साझेदारों का प्रभाव बढ़ रहा है, के बीच दोनों देशों की रणनीति को एक समान किया जाए। भारत के लिए इसके प्रभाव गहरे और बहुआयामी हैं। यह बैठक दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच सैन्य संबंधों की गहराई को दर्शाती है। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में इस्लामाबाद की रणनीतिक और सैन्य नीतियां और भी अधिक बीजिंग के मार्गदर्शन और समर्थन के साथ तैयार होंगी। यह समन्वय केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त सैन्य योजना, खुफिया जानकारी साझा करना और कश्मीर जैसे विवादास्पद मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एकजुट रुख भी शामिल है। भारत के लिए इसका मतलब है कि उसे अब और अधिक समन्वित दो मोर्चों की चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, जहां एक सीमा पर कोई भी कार्रवाई दूसरे मोर्चे पर सोच समझकर और समन्वित प्रतिक्रिया ला सकती है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा तैयारियां पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आयरन क्लैड फ्रेंडशिप, यानी लोहे जैसा मजबूत दोस्ताना, ये वाक्यांश जिसे चीनी और पाकिस्तानी अधिकारी अक्सर अपने संबंधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, केवल कूटनीतिक अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक इरादे का ऐलान है। ये रिश्ता, जो साझा भू राजनीतिक हितों और भारत के साथ पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता की कसौटी पर बना है, अब एक व्यापक और गहरे गठजोड़ में बदल चुका है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद सैन्य आपूर्तिकर्ता है, चाहे वो फाइटर जेट हो, नौसैनिक युद्धपोत, टैंक या मिसाइल तकनीक। इस डिग समर्थन ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले अपनी सैन्य हैसियत बनाए रखने की कुछ हद तक क्षमता दी है, जबकि दोनों देशों की आर्थिक और सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। ये सैन्य निर्भरता सुनिश्चित करती है कि पाकिस्तान चीन के रणनीतिक दायरे में मजबूती से बना रहे। हालिया वार्ता के बाद भारतीय खुफिया हलकों में इस सैन्य सहयोग के अगले चरण को लेकर गंभीर आशंकाएं बढ़ गई हैं। अब यह संदेह गहरा रहा है कि आतंकवाद विरोधी उपायों और CPEC परियोजनाओं की सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान अपने यहाँ चीनी सुरक्षा बलों की बढ़ती मौजूदगी की राह आसान कर सकता है।
यह तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलआई से जुड़े जवानों की तैनाती, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों में होने की संभावना है। पीओके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारतीय संप्रभुता का सीधा उल्लंघन होगी और यह सुरक्षा समीकरण को मूल रूप से बदल देगी। इसके अलावा सीपीईसी 2.0 की घोषणा चीन की आर्थिक और भौतिक मौजूदगी को क्षेत्र में और गहरा करने का संकेत है। इस नए चरण में बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर उद्योग, कृषि और खनन को भी शामिल किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में चीनी हित और गहरे जड़ें जमा लेंगे। अरब सागर पर स्थित ग्वाक्सेई ग्वानसेट साफर इंपोर वाईपोर्ट का विकास इस रणनीति से मुख्य आधार है, जो चीन को मलक्का जल्द मरुमध्य को बाईपास करते हुए हिंद महासागर तक सीधा वाणिज्यिक और संभावित नौसैनिक रास्ता देता है। ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का क्लासिक हिस्सा है, जिसका मकसद भारत को रणनीतिक रूप से घेरना है। भारत के लिए यह आयरन क्लैड दोस्ती एक स्थायी और बढ़ती रणनीतिक चुनौती बन गई है। ये गठबंधन पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत कूटनीतिक कवच देता है, जहां चीन ने बार बार पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों को विफल किया है। आर्थिक रूप से सीपीईसी का पीओके से गुजरना पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध ठहराने की कोशिश है। सैन्य दृष्टि से चीन से लगातार मिल रही उन्नत हथियारों की आपूर्ति के कारण भारत को अपने पश्चिमी मोर्चे पर भारी संसाधन लगाने पड़ते हैं, जिससे उसका मुख्य दीर्घकालिक ध्यान उत्तरी सीमा यानी चीन की ओर केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। यह एक जटिल दो मोर्चों की चुनौती है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के मूल में समाई हुई है। पाकिस्तान की सत्ता की जटिल राजनीति में जनरल असीम मुनीर की अगुवाई अब देश की पारंपरिक चार्य रणनीति के प्रति उनकी निष्ठा से पहचानी जाती है। यह अनौपचारिक सिद्धांत, जो पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की सोच का आधार है, 4 स्तंभों को सर्वोपरि मानता है: आर्मी, अल्लाह, अमेरिका और एटम। इस ढांचे के मुताबिक सेना राज्य की अंतिम रक्षक है, इस्लाम एकता का वैचारिक आधार है, अमेरिका के साथ व्यवहारिक संबंध जरूरी हैं और परमाणु आर्सेनल भारत जैसी पारंपरिक रूप से मजबूत ताकत के खिलाफ राष्ट्रीय अस्तित्व की गारंटी है। जनरल मुनीर ने एटम यानी परमाणु हथियारों पर नया और आक्रामक जोर दिया है और अक्सर परमाणु युद्ध की धमकी देते रहते हैं। ये रणनीति हाल ही में उनके भड़काऊ बयानों में साफ दिखी, जहां उन्होंने भारत के खिलाफ विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच यह बयानबाजी हताशा का संकेत है और ताकत दिखाने के साथ साथ भारत को किसी भी संभावित सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए है। हालांकि एक परमाणु संपन्न देश के सेना प्रमुख के ऐसे बयान बेहद अस्थिर करने वाले हैं और परमाणु युद्ध के खतरे को सामान्य बनाने की खतरनाक प्रवृत्ति दिखाते हैं। यह आक्रामक रुख सिर्फ बाहरी दर्शकों के लिए नहीं है, इसका मकसद घरेलू स्तर पर सेना की सत्ता को मजबूत करना और भारत के खतरे का हवाला देकर समर्थन जुटाना भी है। भारत ने इस परमाणु ब्लैकमेलिंग का जवाब सख्ती, संतुलन और स्पष्टता के साथ दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनरल मुनीर की टिप्पणियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की और उन्हें पाकिस्तान की हिंसक मानसिकता और असफलताओं की स्वीकारोक्ति बताया। खास बात यह रही कि श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जिसे सुरक्षा हलकों में भारत की नई, ज्यादा आक्रामक रणनीति के संकेत के तौर पर देखा जाता है। संदेश साफ था, भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और उसके पास किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की इच्छा शक्ति और क्षमता है, जो उसकी पहले की रणनीतिक संयम नीति से अलग है। ऑपरेशन सिंदूर के उल्लेख ने भारत पाक संबंधों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को बदल दिया है। इससे संकेत मिलता है कि भारत ने केवल रक्षात्मक इंतजामों से आगे बढ़कर सक्रिय प्रतिक्रिया की रणनीति विकसित और अभ्यास की है। इससे पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को अपने कदमों के संभावित परिणामों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा है।
इस तनावपूर्ण माहौल में भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद और परमाणु धमकियों के प्रति उसका धैर्य जवाब दे रहा है। भारत का नया रुख यह बताने के लिए है कि पाकिस्तान की शौर और रणनीतिता, खासकर उसके परमाणु ट्रंप कार्ड पर निर्भरता, उसे भारत की निर्णायक और दंडात्मक प्रतिक्रिया से नहीं बचा सकती। चीनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तानी सैन्य नीति का संगम भारत के लिए उसकी अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती पेश करता है। चीन पाकिस्तान का ये गठजोड़ अब केवल लेन देन का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक गहरे स्तर का गठबंधन है जो भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने के लिए मिलकर काम कर रहा है। सीपीसी का विस्तार, पीओके में संभावित चीनी सैन्य मौजूदगी और पाकिस्तान को लगातार मिल रहा कूटनीतिक और सैन्य समर्थन, ये सब भारत को घेरने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये जाल भौगोलिक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर भारत को उसके पड़ोस में उलझाए रखने का प्रयास है, ताकि वह वैश्विक मंच पर चीन का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को सीमित कर सके। इस खतरे को क्षेत्र में बदलते समीकरण और भी जटिल बना रहे हैं। पाकिस्तान जहां इनसे अपने संबंध मजबूत कर रहा है, वहीं वह अमेरिका से भी अपने रिश्ते नए सिरे से तय कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री की संभावित यात्रा और पाकिस्तान के खनिज व ऊर्जा संसाधनों पर नए व्यापार समझौते इस ओर इशारा करते हैं कि वॉशिंगटन भी अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए इस्लामाबाद के करीब आ सकता है। इससे नई दिल्ली के लिए एक जटिल त्रिकोणीय समीकरण खड़ा हो गया है। भारत को इस परिप्रेक्ष्य में सावधानी से चलना होगा ताकि अमेरिका के साथ उसकी मजबूत साझेदारी कमजोर न हो और अमेरिकी हित अनजाने में ऐसे पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को मजबूत न कर दें जो बुनियादी तौर पर भारत के खिलाफ है। इस बहुआयामी खतरे के सामने भारत का रास्ता शक्ति, कूटनीति और रणनीतिक दूरदर्शिता के संतुलन से होकर जाता है। सबसे पहले भारत को अपने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम को तेज करना होगा, खासकर दो मोर्चों की चुनौती के लिए क्षमताओं के विकास पर फोकस के साथ। इसमें सीमा अवसंरचना को मजबूत करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर युद्ध जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों में निवेश करना और घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। दूसरे, भारत को सक्रिय और चपल कूटनीति अपनानी होगी, अपने गठबंधनों को मजबूत करना होगा, खासकर क्वाड, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और इंडो पैसिफिक व मिडिल ईस्ट के उन देशों के साथ साझेदारी को गहरा करना होगा जो चीनी विस्तारवाद को लेकर चिंतित हैं। अंततः भारत की सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया उसकी समग्र राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत करने में है। एक मजबूत और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही शक्तिशाली सेना और प्रभावशाली विदेश नीति की नींव है। आंतरिक विकास, सामाजिक एकता और मजबूत संस्थानों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके भारत बाहरी दबावों का सामना करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन पाकिस्तान की मिली भगत को उजागर करते रहना चाहिए ताकि यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरा है। ये दुनिया जान सके, चुनौती बड़ी है, लेकिन एक आत्मविश्वासी, आर्थिक रूप से मजबूत और सैन्य रूप से तैयार भारत इन तूफानी हालात में भी अपना रास्ता बना सकता है, अपने विरोधियों को रोक सकता है और वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी सही जगह हासिल कर सकता है।